क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट थे, दूसरा थे हमारे कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जो छोटे पार्टिकल्स थे और कोर्स एग्रीगेट जो बड़े पार्टिकल्स थे। अब कैसे हम एक किसी एग्रीगेट या किसी भी गिट्टी को फाइन बोलें या कोर्स बोलें, पतला या बारीक बोलें या मोटा बोलें, ठीक है। एक हमारे पास आधार तो होना चाहिए, है ना। आधार होना चाहिए कि हम कौन से वालों को फाइन बोलेंगे और कौन से वालों को मोटा बोलेंगे। तो आधार क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि ऐसी छलनियाँ होती है, ठीक है। सीव एनालिसिस वाला आपको टेस्ट बताया था। क्या टेस्ट था कि हमारी छलनियों में से हम जैसे आटा छानते हैं, जैसे हमारी गेहूं की छलनी होती है, चावल की छलनी होती है, आटे की हुई, रवे की हुई और जो बारीक है मैदे की हुई। तो आप देखो ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, गेहूं से, ठीक है। मानते हो इस बात को। तो गेहूं कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो वो मोटी छलनी के ऊपर रुक जाता है। बाकी अगर हम एक कटोरी में मैंने उसमें गेहूं भी डाल लिया, उसमें आटा भी डाल लिया, रवा भी डाल लिया, मैदा भी डाल लिया, समझ में आ रही है आपको बात। सब कुछ मैंने डाल लिया एक कटोरी के अंदर। अब मेरे को सबको अलग अलग करना है, तो कैसे करूँगी। मैंने एक छलनियाँ लगा दी, सबसे ऊपर गेहूं की छलनी लगा दी, मतलब मोटी छलनी। फिर मैंने लगा दी कई की थूली की छलनी, मतलब दलिया, जो क्या होता है इससे थोड़ा मोटा होता है। फिर हमारा आ गया बाटी का आटा, है ना। बाटी का आटा हमारे नॉर्मल आटे से मोटा होता है। फिर आ गया हमारा रोटी वाला आटा, ठीक है। इनके पहले क्या आ गया, रवा आ गया, क्योंकि रवा थोड़ा और दरदरा होता है। फिर सबसे लास्ट में क्या आ गया, हमारा मैदा। कैसा रहता, वो बिल्कुल बारीक रहता। तो ये सारी छलनी को मैंने एक साथ एक के नीचे एक लगा के फंसा दिया। और मेरी कटोरी में जिसमें सारा मिक्स था, और मेरे को मालूम है एक कटोरी है या 250 ग्राम है, तो मैंने क्या कर दिया, उन छलनियों पर डाल दिया। तो जो जैसा पार्टिकल है वो वहाँ रुक जाएगा। मानते हो कि नहीं। तो मैं बात करूंगी कि मेरी जो दलिया वाली छलनी थी या रवे वाली छलनी थी, उसके ऊपर वाला मैं बोलूँगी कोर्स एग्रीगेट है, और उस छलनी के नीचे वाला बोलूँगी फाइन एग्रीगेट है। मतलब आटे वाली छलनी के ऊपर वाला जितना भी मटेरियल है मेरा, गेहूं रवा और बारीक मोटे पार्टिकल्स है वो ऊपर रुक जाएंगे, और जो बारीक पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के लिए करा, ठीक है। फाइन एग्रीगेट क्या बोल रहे हैं हम, द मटेरियल बिलो मतलब हमारी जो ये वाली छलनी है, कौन सी, 475 mm, ठीक है। छलनी ये mm में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो जालियाँ लगेगी, इसमें ये इधर की साइड मटेरियल डालेंगे हम, नीचे से देखते हैं, तो इसमें जो जालियाँ लगेगी उसका आकार, एक जाली का या एक छोटे से छेद का आकार कितना होगा, इतना होगा। अगर ये 475 mm वाली छलनी है तो इसके नीचे से, मतलब इसमें जो मैं मटेरियल डालूंगी और नीचे जो पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट। और इसके ऊपर जो रुकेगा या ऊपर वाली छलनियों में जो रुक जाएगा वो कौन सा होगा, कोर्स एग्रीगेट। आई बात समझ में इतनी, आई दोनों को बात समझ में इतनी। बताओ गुज्जर, क्या समझाया मैंने। मैम जो एग्रीगेट जो छलनी के बारे में बताया था वो ऊपर की छलनी के ऊपर होगी। हाँ, मतलब हमारी 475 mm की जो छलनी है उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर जो भी मटेरियल हमारा रुकेगा तो वो कौन सा एग्रीगेट होगा, हमारा कोर्स एग्रीगेट, मोटा मटेरियल। और जो उस छलनी में से निकल के नीचे की छलनियों में रुकेगा या नीचे पास हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फाइन एग्रीगेट। आ गई बात समझ में। तो इससे हमारी दो चीज़ें कवर हो रही है, हमारा थ्योरेटिकल का फाइन और कोर्स एग्रीगेट या एग्रीगेट वाला टॉपिक कवर हो रहा है, और दूसरा हमारा टेस्ट, जो छलनी वाला टेस्ट था उसको क्या बोला था हमने, सीव एनालिसिस, जो एग्रीगेट पे हम लगाते हैं, जिससे क्या पता पड़ता है कि हमारा जो एग्रीगेट है या जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारी मिट्टी रहती है, जो हमारी गिट्टी है, उसमें उसका आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है। इसलिए हम इसका पता लगाते हैं। हम इसका पता क्यों लगा रहे कि कौन सा मटेरियल कितना मोटा है, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमको, ठीक है। कंक्रीट में तो सब एक जैसा मटेरियल लग जाएगा, है ना। मगर ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं
या हम बड़ी चीज़ बनाते हैं जो हमारे क्या मास कंक्रीट कहलाती है। मतलब डैम में हम क्या करते हैं, कंक्रीट जो डालते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारी ये इतनी छोटी मोटी गिट्टी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, सिर्फ गैप फिल करने के लिए होती है। गैप मैंने बताया कि दो गिट्टी के बीच में आपस में गैप रहती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक गिट्टी लग गई तो यहाँ पे एक गैप लग गई, तो यहाँ पे छोटी गिट्टी आकर के फंस जाएगी, तो क्या होगा, गैप फिल हो जाएगा, जो जगह रिक्त है वो पूरी तरह से भर जाएगी। तो हम इसलिए पता लगाते हैं क्योंकि जब हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग मतलब ब्रिज हुए, डैम हुए, बड़ी बड़ी साइटों पे जो कंक्रीट बनता है उसमें कैसे उसकी जो हमारे एग्रीगेट की साइज रहती है वो बहुत मैटर करती है, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कारण से हमको जहाँ अलग अलग हम जो भी कंक्रीट बनाते हैं, चाहे घर का बनाए चाहे सड़क का बनाए, उसमें इनका साइज या जो आकार है, साइज इनका जो डायमेंशन है, इनका नाप है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हम करते हैं हमारा कौन सा एनालिसिस, सीव एनालिसिस, ठीक है, छलनियों वाला। अब ये बोल रहे हैं कि 475 mm के नीचे जो पास हो गया, मतलब जो छलनी है, मतलब ये IMP एक पॉइंट है, 475 माइक्रोन सीव, मतलब की जो जाली वाली छलनी है उसमें से जो मटेरियल पास हो गया, निकल गया, वो इसको हमने क्या बोल दिया, फाइन एग्रीगेट बोल दिया, ठीक है। द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ all type of deleterious material in fine aggregate should not be exceed 5%. Natural sand or the crushed stone dust is the fine aggregate chiefly used in the concrete mix. Sand may be obtained from sea, river, lake and pit, but when it is used to the concrete mix, it should be properly washed and tested to ascertain that total percentage of clay, silt, salt and the organic matter should not exceed specific limit. क्या बोल रहा है, देखो ये छलनी से, पहला पॉइंट तो ये था कि इस छलनी से, कौन सी छलनी, 475 mm की छलनी से जो मटेरियल पास हुआ वो क्या होगा, फाइन। अब इसके ऊपर वाली छलनी को हमने रख दिया साइड में। छलनी में से पास जो मटेरियल हुआ, मतलब उसमें सैंड भी होगी, बारीक मटेरियल भी होगा, क्ले भी होगा, हमको थोड़ी मालूम है हमने उसमें से क्या निकाला। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो उसमें कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। देखो एक एक मटेरियल या एक एक कटोरी रेती को हम नापने नहीं जाएंगे कि उसमें क्ले है कि नहीं है। जब हमारा कंस्ट्रक्शन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो ये सारे ऑर्गेनिक क्ले लंप, लिग्नाइट क्ले लंप, जो हमारे क्ले है, लोम है, ये सारी वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मगर हम एक एक कटोरी सैंड या एक कटोरी या एक बाल्टी या एक तगारी सैंड को नापने नहीं जाएंगे कि किसमें मिट्टी है या किसमें नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ये कम से कम 5% से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब चलता है, थोड़े बहुत तो होते ही हैं, हम कोई इतना वॉश भी करते हैं तो इतना मिट्टी हमारी नहीं निकलती है रेती में से। तो क्या होता है, ये हमारे जो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है या कंक्रीट का जो मिक्स बनाते हो उसमें बहुत दिक्कत देती है, ठीक है। हम कहाँ से लाते हैं रेती, यूजुअली समुद्रों से मिलती है हमको, ठीक है, रिवर से मिलती है या तालाबों से मिलती है या पिट में से मिलती है। पिट में से भी हमको रेती मिलती है, पिट मतलब हमारे छोटे जो तालाब रहते हैं उनमें से भी हमको रेती मिलती जाती है, क्योंकि क्या होता है वो निकलती जाती है और उसमें स्टोर्ड रहती है। Sea sand should not be used in the natural state of RCC work. ये चीज़ आपको दिख रही है, क्या लिखा है, ये सी लिखा है, सी मतलब समुद्र, ठीक है। समुद्र वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, समुद्र वाली मिट्टी 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और शुड नॉट बी यूज्ड इन नेचुरल स्टेट ऑफ RCC वर्क। मतलब जो हम RCC का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड को क्या बताया था, मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया, ऐसा कंक्रीट जिसमें सरिया भी है, मतलब अपनी RCC की छत, उसमें क्या होता है, सरिया भी होता है, सीमेंट भी होती है और कंक्रीट भी होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ हम RCC बना रहे हैं
उस चीज में तो हमारी कौन सी सैंड नहीं होनी चाहिए? समुद्र वाली नहीं होनी चाहिए। इसका लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? आरसीसी का वर्क जहाँ हो रहा है, जहाँ सरियों वाला कंक्रीट हो रहा है या सरियों के साथ में लगा रहे हैं, जैसे बीम कॉलम हुए, छत हुई, वहां पे कौन सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए? हमारी सी सैंड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? समुद्रों में से क्या मिलता है हमको खाने वाली चीज? क्या मिलता है? समुद्र में से हमको खाने वाली चीज क्या मिलती है? कौन सा मसाला मिलता है? नमक। नमक मिलता है। नमक। तो इस मिट्टी में क्या होते हैं? लवण के अंश होते हैं, ठीक है? हाँ, इस मिट्टी में क्या होता है? हमारे लवण के अंश होते हैं, सॉल्टी मिट्टी रहती है। तो जब सॉल्ट हमारे सरिये के साथ में कंबाइन होता है तो इसमें क्या जंग पैदा करता है वो। आई बात समझ में? तो बोल रहे हैं जब हम सरिये के साथ कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीट में कौन सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए? सॉरी, कौन सी रेती नहीं होनी चाहिए? हमारी सी वाली नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? देखो अगली लाइन में वो यही बोल रहा है, आरसीसी वर्क में हमारी सी वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एज द सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी, क्या बोल रहा है कि हमारे जो नमक रहते हैं वो हमारी सी में प्रेजेंट रहते हैं। वाटर आर लाइबल टू अटैक, जैसे मिट्टी में फिर हम कंक्रीट बनाएंगे तो सीमेंट में पानी भी मिलाएंगे, तो पानी में क्या घुल जाएगा? नमक, और उसका क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर उसका एक्टिव हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? अटैक कर देंगे हमारे स्टील रेनफोर्समेंट में, मतलब लोहे के सरियों में क्या कर देंगे? हमारे अटैक कर देंगे। कैसा अटैक कर देंगे? कोरोजन होने लगेगा, हमारा जंग लगने लगेगी। रिवर सैंड इज यूजुअली सुटेबल बट द मोस्टली इट कंटेन्स विद द मड। क्या बोल रहे हैं? हमारी नदी की जो मिट्टी है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, उसको उपयोग में हम ले सकते हैं। क्यों? मगर फिर भी इसमें क्या होती है? हमारी मिट्टी कंटेंट होती है, मड होती है, क्ले होती है, ठीक है? एंड दस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इसलिए हम ऐसा एडवाइस देते हैं कि उसको वॉश करने के बाद ही उपयोग में लिया जाए, ठीक है? अगर हम नदी की मिट्टी नदी की रेती ले रहे हैं तो ऐसा आईएएस बोलता है या ऐसा हमारे सिविल इंजीनियर्स बोलते हैं, उसको उपयोग में लेने के पहले उसको वॉश करें, अच्छे से धुली हुई मिट्टी हो। धुलेगी तो क्या होगी? इसका मड या मिट्टी क्या होगी? सारी बह के निकल जाएगी, ठीक है? पिट सैंड इज जनरली सुटेबल बट इट इज लाइबल टू कंटेन द सिल्ट एंड द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। पिट क्या होता है? पिट ऐसा होता है कि जैसे जहाँ पे रेतड़ला, जिस नदी में हम क्या करते हैं, हमारे वेजिटेशन डाल देते हैं या फिर वहाँ से कहीं खेत वेत लगे होते हैं, तो क्या होता है? खेतों के साथ में हमारे क्या होते हैं? उनके जैसे बीजें आ जाना और हमारी वेजिटेबल्स के अंश आ जाना, तो ऐसी मिट्टी में क्या हो जाता है? हमारी पिट सॉइल बोलते हैं। या फिर ये कौन सी सॉइल होती है? देखो हमारे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ता जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट मैंने बताया था आपको, कचरे का मैनेजमेंट, कि कचरे को सड़ा करके कैसे ट्रीट करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने बताया था ऑर्गेनिक कचरा रहता है, अगर हमारे किचन में से कोई कचरा निकलता है तो उसको सड़ाते हैं और क्या बना देते हैं? बिल्कुल बुरादा बना देते हैं। तो वो जो बुरादा रहता है ना, वो क्या रहती है? हमारी एक तरह की सॉइल रहती है। मतलब आपने क्या करा? खाने वाली चीज़ों को या खाने वाले कचरे को थोड़े टाइम बाद सड़ा करके कैसा बना दिया? बुरादा बना दिया, तो वो भी हम सॉइल में कंसिडर करते हैं। तो अगर पिट उनको बोलते हैं, अगर वैसा सैंड, वैसी रेती जिसमें क्या है? हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट है, तो ऐसी ऐसी रेती भी हम नहीं लेंगे, ठीक है? पिट सैंड इज जनरली सुटेबल बट इट इज लाइबल टू कंटेन सिल्ट एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ठीक है? क्या होता है? उसमें ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ होती है और सिल्ट होती है, इस कारण से हम पिट वाली जो रेती होती है उसको नहीं लेते। दूसरी चीज़ ये कैसी रहती है? बारीक रहती है। रेती कैसी रहती है? मोटी रहती है, और रेती से छोटा वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हम सिल्ट, मतलब रेती से भी जो थोड़ा सा छोटा आकार में होता है उसको बोला जाता है सिल्ट। तो हम ये नहीं लेंगे हमारे कंक्रीट बनाने के उपयोग में। आई बात समझ में? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये भी क्या होती है? हमारी बारीक होती है और इसमें क्या होता है? हमारी ऑर्गेनिक अशुद्धियां होती है। Hence, before using the pit sand,
इन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑल इट्स इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव्ड। अगर फिर भी हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे हमको सैंड मिल रही है, सिर्फ हमारे पास कौन सी सैंड है, हमारी पिट सैंड है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी सारी अशुद्धियाँ निकाल करके इसको उपयोग में लेते हैं। आजकल के टाइम में ना रिवर की रेती यूज़ कर रहे हैं, ना तालाबों की रेती यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तालाब ऐसे नहीं होते हैं जैसे आपके कॉलेज के पीछे छोटा सा तालाब है या फिर वैसा होता है, मतलब तालाबों का एरिया भी जहाँ जहाँ तालाब पाए जाते हैं वो काफ़ी वास्ट होते हैं, दिखते ही नहीं कि कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ की हम रेती की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हमारी रेती मिलती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या बोलो, या तो पहले उसको ट्रीट करो, ढंग से साफ करो, फिर हमारे कंक्रीट बनाने में उपयोग करो। आजकल क्या होता है, जो हमारी चट्टान होती है, ठीक है, हमारी जो क्रशिंग मशीनें लगी होती है, आप आते हो उज्जैन से आगर की साइड अपने कॉलेज की साइड, तो आपने ना देखा होगा वहाँ पे कैसी पथरीली ज़मीन है पथरीली ज़मीन, बीच में बहुत कम खेत है, तो वहाँ पे क्या क्रशर लगे हुए हैं। मैंने तो देखा है क्रशर क्या होते हैं, हमारी जो चट्टानों को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में भाग करते हैं, मतलब हमारे जो एग्रीगेट रहता है ना वो टुकड़े रहते हैं, क्रशिंग होती है, वो अपने हिसाब के, अपने आकार और अपने साइज के हिसाब से कटते हैं। जैसे इतना बड़ा टुकड़ा वाली कतरन अलग होगी, बारीक अलग होगी, तो आजकल जो हम रेती यूज़ करते हैं ना, तो वही टुकड़ों को बारीक फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो हार्ड है हमारा बेसाल्ट, बेसाल्ट की अगर हम टुकड़े करते हैं तो वो हार्ड मिलता है हमको, रेती भी अच्छी हार्ड मिलती है, और उसमें क्या होता है किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती है, क्योंकि ना तो वो समुद्र से आई हुई रहती है, ना वो नदी से आई हुई है। समुद्र से नहीं आई है तो उसमें लवण नहीं होंगे, नदी से नहीं आई है तो उसमें मिट्टी नहीं होगी, अगर पिट से आई है, कोई लेक वेक से आई है, तो उसमें क्या नहीं होंगे, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल, या तो कोई सब्जी भाजी का कचरा नहीं होगा, बुरादा नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, हमारी जो गिट्टी की क्रशिंग मशीन होती है उसका बारीक बारीक पार्ट। मगर क्या होता है, ये इसके कंपैरिजन में, ये इसकी अपेक्षाकृत महंगी होती है। क्यों महंगी होती है, क्योंकि कट के निकलती है और कट के आती है, और उसमें अशुद्धियाँ भी नहीं रहती है। हमारी जो रेती रहती है उसको क्या करते हैं ये लोग, हमारे वहाँ से निकालते हैं, नदियों के किनारों पे से निकालते हैं, जहाँ जो नदी का फ्लो, मतलब उसकी जो चाल है या रफ्तार है, कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। मतलब जैसे नदी, जैसे गंगा नदी में से ऐसी रहती, गंगा नदी क्या होती है, चट्टान को काटती है, क्योंकि उसका वेग और तेज कितना होता है, तेज होता है। तो वो चट्टानों पे जब लगातार पानी पड़ता रहता है तो क्या होती है, चट्टानें कटती जाती है और छोटे छोटे पार्ट में होकर के आगे चलती जाती है। आप रेती को देखना, आप उसके पार्टिकल सारे गोल रहते हैं, है ना। और जो एग्रीगेट हमारी गिट्टी रहती है उसके पार्टिकल कैसे होते हैं, तिकोने रहते हैं। ठीक है, गिट्टी कैसी रहती है, शार्प एज की रहती है, और रेती कैसी रहती है, हमारी गोल हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पानी की एक खासियत है, जब वो चट्टानों को काटती है तो जब घिसाते घिसाते क्या होता है, जैसे पानी ऐसे चल रहा है और हमारी जैसे चट्टान यहाँ से कटी और घिसा रही है, पानी के वेग के साथ आगे बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होती है, राउंड शेप की हो जाती है, एंगुलर शेप की हो जाती है, घुमाव में हो जाती है। तो ये क्या होती है, जब पानी का वेग होता है कम, पानी हुआ स्थिर, धीरे धीरे बस मद्दा मद्दा बह रहा है, तो वहां जाकर के ये पार्टिकल क्या होता है, सेट हो जाते हैं। जब पार्टिकल सेट हो गए, रफ्तार कम है, तो क्या करते हैं, हम मशीनों से वो रेतियों को निकाल लेते हैं। आई बात समझ में, मशीनों से, फावड़ों से इनको निकाल लेते हो हम, हमारे ट्रक में जाकर के भर देते हैं। अब ये ट्रक है, ये रेती निकाली, भैया बहुत सारे पार्टिकल ऐसे मिट्टी कंटेंट होंगे, तो मिट्टी क्या होगी, हमारी रेती के साथ में चिपकी हुई होगी। ठीक है, तो वो वाली रेती हम डायरेक्टली हमारा कंक्रीट बनाने में यूज नहीं करेंगे। आई इतनी सी बात समझ में, क्योंकि उसमें क्या होगा, मिट्टी भी होगी। तो ये बोल रहे हैं, अगर हम नदी की मिट्टी रहते तो उसमें क्या होता है, सॉरी, नदी की रेती रहते तो उसमें क्या होती है, मिट्टी होती है। अगर समुद्रों में जो बनती है रेत वो लेते तो उसमें क्या होता है, हमारे लवण होते हैं। तो लवण क्या होते हैं, अगर हम आरसीसी बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लगाने में कारगर होते हैं। तो इसलिए हम समुद्र की मिट्टी भी नहीं लेंगे, नदी की भी नहीं लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बेस्ट अगर है तो हम चट्टानों को जो बारीक बारीक करते हैं। एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, मैंने बोला जो चट्टानें कटती है वो कैसी होती है, नुकीली रहती है, तिकोनी रहती है। ठीक है, ये वाली रेतियाँ कैसी रहती, गोल आकार में रहती। क्यों रहती है, क्योंकि ये चलते चलते घिस के गोल आकार ले लेती है, और वो कटती है ब्लेड से।
ठीक है, क्रशिंग मशीन में होता है ब्लेड से कटती है। तो हमारी गिट्टी कैसी रहती है, तिकोनी रहती है, ठीक है। और जो गिट्टी की हम चूरी बनाते हैं, जो रेती को रिप्लेस करके आजकल हम यूज कर रहे हैं रेती की जगह पे, तो वो भी कैसी रहती है, तिकोनी और चुभन वाली रहती है, वो गोल नहीं रहती है, ठीक है। तो इनका आकार पे भी निर्भर करता है कि हम कौन से आकार की चीजें लेकर के हमारा कंक्रीट बना रहे हैं। सैंड is obtained from the above sources may be rounded or angular, ठीक है। देखो वही बात आ गई, अगर हम नदी तालाब इधर से लेते हैं तो कैसे होंगे, राउंडेड या घुमाव में होंगे, ठीक है, गोल आकार में होंगे या एंगुलर में होंगे या कैसे अनाज के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। इन ग्रेन एंगुलर ग्रेन सैंड हैज गुड इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी, ये बोलते हैं कि जैसे हमारी गिट्टी तिकोनी होती है और इसके बीच में जब हमारी सैंड आके फंसती है, मतलब सैंड का आकार छोटा रहता है, तो तिकोनी हमारी गिट्टी हुई और राउंडेड हमारी क्या हुए, हमारी सैंड के पार्टिकल हुए थोड़े से गोल गोल। तो इसमें क्या होता है कि दो मटेरियल के बीच में इंटरलॉक अच्छे से हो जाता है। इंटरलॉक का मतलब आप समझते हो, यस मैडम, ठीक है। आपस में इंटरलॉक जुड़ना। का मटेरियल के बड़े मटेरियल के आकर के छोटा मटेरियल फिक्स हो जाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो खाली जगह होगी उसमें आकर के रेती फिक्स हो जाएगी, मतलब प्रॉपर और अच्छी हमारी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। एक में एक आकर के गैप फील हो जाना और एक दूसरे से लॉक हो जाने को बोलते हैं हम इंटरलॉकिंग, ठीक है। कपड़ों में इंटरलॉकिंग करते क्यों करते हैं, ताकि अगर फटा हुआ है, गैप हुआ है, तो उसमें क्या हो जाए, इंटरलॉक्ड हो जाए, ठीक है। एक तो चिपका के रखे और दूसरा गैप को फील करे। अब आते हैं हम कोर्स एग्रीगेट पे, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट वे एग्रीगेट होते हैं सुनो, एक गलती थी इसमें, मिसप्रिंट था। ये जो मैंने बोला इस छलनी से निकलने का, तो ये 475 माइक्रोन है, 475 माइक्रोन है, एमएम नहीं है। एमएम की बात करेंगे तो 4.75 mm। आई क्या बात समझ में? यस मैडम। माइक्रोन मतलब छोटा, एमएम से भी छोटा, ठीक है। मतलब 100 माइक्रोन जब मिलेंगे तो कितना बनेगा, 1 mm। आई बात समझ में? तो ये बोल रहे 475 माइक्रोन वाली छलनी का आकार, तो कितना हो गया, 4.75 mm। मतलब इसकी जाली कितनी बड़ी होगी, ये 4 और ये 75, यहाँ से लेकर के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और थोड़ा सा ऊपर 75, पौने 4, पौने 5, ठीक है। फिर ये यहाँ तक आए तो ये इतना बड़ा, ठीक है। और ऐसे मैं नापूं, इतना बड़ा और इतना बड़ा, मतलब इसकी जो जालियां होंगी वो कुछ एक्चुअल में मैंने ये नापा है, ठीक है, मतलब जो नाप है उससे नापा। तो क्या बोल रहे हैं, हमारा रेती का पार्टिकल जो होगा या फाइन सैंड होगी, ये छोटा होगा इतने से, तभी ये निकल के पास हो जाएगा, है ना। तो माइक्रोन की बात करें तो ये इतना बड़ा जो साइज है वो कितना है, 475 माइक्रोन, या फिर 4.75 mm। मतलब ये इससे जो नापा हमने mm की स्केल से, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इस छन्नी से, इस सीव से जो नीचे की साइड पास हो जाएगा, ये छलनी रहती है ऐसी गोल, इसमें मैंने मटेरियल डाला और नीचे से पास हो गया, तो क्या बोल दूंगी, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और बड़ा मटेरियल इतना बड़ा तो इस जाली में से छनेगा क्या, नीचे जाएगा क्या,
नहीं जाएगा, इस पे रुक जाएगा। रुकने को बोलते हैं हम रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब रुक जाना या ठहर जाना, ठीक है। और पास हो जाना, तो क्या बोल रहे हैं, फाइन किसको बोल रहे हैं, जो हमारी 4.75 mm से पास हो गई उसको हमने बोल दिया फाइन एग्रीगेट। और जो मटेरियल रिटेन हो गया, रुक गया, जो इस छन्नी से नहीं छना, तो उसको क्या बोल देंगे हम, कोर्स एग्रीगेट। आ गई बात समझ में सभी को? ठीक है, तो अगर ये आप नोट कर लिए हो तो इसको करेक्ट कर लेना।